जिंदगी में कुछ भी करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। हमारे यहाँ पे एक ना स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ना चाय पीते हैं, तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ जाना तो मैं कॉफी पीऊँ, मैं चाय नहीं पीऊँ। कॉफी पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। वो टाइम बहुत भाग दौड़ का टाइम होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, कंपनीज के लिए प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। उस टाइम में मुझे टाइफाइड हो गया और उस टाइफाइड में मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ बेड पे था। तो वो टाइम मेरे को मिला सोचने के लिए कि यार करना क्या। दिन का एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा शुरू हुआ था मेरा। बुरा शुरू हुआ था? हाँ जी। क्यों? मैं ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर था, मेरा जूता टूट। मेरे वहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेपर में 5-10 मार्क्स का पेपर छूटा। फेमस डायलॉग चलता है, जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। उस चीज़ को मैंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया था। 15-15 घंटे मैंने सीरियसली निकाले मैं पढ़ाई करने के लिए। रिलेशनशिप क्या रहे थे 4 साल में, या फिर कॉलेज में, या फिर कुछ था छोड़ दिया, यूपीएससी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया? वेलकम एवरीवन टू प्लेटफॉर्म आईएएस टॉपर्स टॉक। और आज हमारे साथ हैं रवीश मित्तल, जिन्होंने इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में रैंक 405 सिक्योर की है। वेलकम रवीश। थैंक यू सर। तो आपका ये 4th अटेम्प्ट था? यस सर। और फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ जी। लेकिन पहले 2 प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाए थे। हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा था, मतलब कि किस चीज़ ने लगातार मोटिवेट रखा? क्योंकि 2 प्रीलिम्स के फेलियर के बाद काफ़ी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर मेरा ऐसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, मेरे को एक जिद थी कि मुझे करना है। एंड मुझे जैसे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे ब्रदर का सपोर्ट, यंगर ब्रदर, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनका बहुत सारा सपोर्ट था। एंड इवन व्हेन आई स्टार्टेड टू डाउट माई सेल्फ एंड स्टार्टेड टू डाउट माई कैपेबिलिटीज़, उनके अंदर पूरा विश्वास था कि यार तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, यू कैन डू दिस। तो उस चीज़ ने मेरे को मोटिवेट करके रखा हमेशा कि कर सकते हैं। एंड एक बाबा बुल्ले शाह हैं, उनकी एक कपलेट कह दो या कविता कह दो, वो कविता थी, अगर आप बोले तो मैं उसको रिसाइट कर सकता हूँ। उनकी कविता थी, चढ़दे सूरज जलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जगदे कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, उस दी रहमत दे नल बंदे, पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल निकलदी, मैं ता पत्थर गलदे वेखे, जिन्हां ने कीती ना कदर उस रब दी, हथ खाली ओ मलदे वेखे, कई पैराते नंगे फिरदे, सरते लब्बन छावा, मैनू दाता सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। इसमें जो लाइनें हैं कि चढ़दे सूरज जलदे वेखे, बुझदे दिवे बलदे देखे, तो मुझे भी यही था कि मेरा सूरज जो अभी शायद ढला हुआ है किस दिन चढ़ेगा। तो ये साइकिल है। हम सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं कि एक स्कॉलर थे टॉइनबी करके, उन्होंने भी कहा था कि सिविलाइजेशन की पूरी एक साइकिल होती है। पहले उसका बर्थ होता है, फिर वो ग्रो करती है, फिर मैच्योर करती है, एंड फिर वो डिके करती है। तो मैं कहा शायद मेरे ग्रोथ अभी नहीं हुई है, जब वो ग्रो करेगी तो उसके बाद वो मैच्योर भी करेगी। अगर अभी माई सन इज नॉट सपोर्टिंग मी, अगर वो सेट है तो वन डे हैज़ टू कम दैट इट विल राइज। तो मैंने इसी को हमेशा अपनी मोटिवेशन बना के रखा कि जो वक्त आज है वो शायद कल बदलेगा। और टोएनबी आपने बोला तो आपके ऑप्शनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड? हाँ जी। तो आपका ग्रेजुएशन था ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी, फिर ईसी से डायरेक्टली सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी मतलब समझ में नहीं आया। टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते थे आप, या फिर सेमी टेक्निकल ऑप्शनल भी होता है ज्योग्राफी, वो भी ले सकते। सोशियोलॉजी क्यों? तो सोशियोलॉजी का एक छोटा सा किस्सा है मेरे स्कूल टाइम का। जब हम लोग 11th में गए थे तो हमने साइंस चूज करी थी, और 5th सब्जेक्ट जो था वो ऑप्शनल था कि हम कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स या फिजिकल एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट ले सकते थे। तो ऐसे ही हम ट्राई कर रहे थे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। हम एक दिन सोशियोलॉजी की क्लास में चले गए। अच्छा, तो हमने वहाँ पे सोशियोलॉजी क्लास में, मतलब आपके स्कूल में सोशियोलॉजी की जो क्लास थी? हाँ, जो ह्यूमैनिटीज सेक्शन के साथ वो क्लास साथ में चलती थी, तो हम उसमें चले गए ऐसे देखने कि हाँ भाई जज कर लेता पहले कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उस क्लास में गए, हमें मजा आने लग गया। पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि इकोनॉमिक्स लो, उसका बेनिफिट रहता है आगे। बट जो क्लास में मजा आया ना सोशियोलॉजी में, उसका मजा आने का रीजन शायद ये था कि वो हमारे को सोसाइटी के बारे में कुछ बता रहा था, जो हमारे डे टू डे अफेयर्स हैं, जो आज तक पढ़ रहे थे ना, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलता था। तो थोड़े टाइम हमने अपनी, लेकिन सब्जेक्ट घर वालों ने इकोनॉमिक्स चूज करा दिया। एंड उसमें क्या हुआ, हमारे स्कूल में अलाउड नहीं था कि आप 5th सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ले सकते हो। साइंस वालों को ये चीज अलाउड नहीं थी। इकोनॉमिक्स अलाउड था, इकोनॉमिक्स अलाउड था, सोशियोलॉजी अलाउड नहीं था कि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स फिर भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो आप वो ले सकते हो। बट हमारे मन में था कि सोशियोलॉजी करनी है, तो हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास बंक करके, क्योंकि क्लासेस सारी टाइम सेम चलती थी, हम सोशियोलॉजी की क्लास में बैठा करते थे। अच्छा, 12th क्लास में? हाँ जी, 11th में। 12th में तो आपको 11th क्लास से ही सोशियोलॉजी में वो था इंटरेस्ट? मतलब बाकी सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े थे उनके मुकाबले सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। तो काफी पीछे से आपका इंटरेस्ट है? हाँ, जब फिर मैंने अपनी सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी, तो मेरे को था यार सोशियोलॉजी ट्राई करके देखते हैं। उसमें मजा आने लग गया, तो मैंने कहा इसको क्यों नहीं ऑप्शन बनाया जाए। तो फिर देखो, आप की ग्रेजुएशन है DTU से, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो एकदम से यूपीएससी प्रिपरेशन, मतलब आप प्लेसमेंट के लिए जा सकते थे। यूपीएससी ऐसी क्या चीज़ थी जिसने यूपीएससी की तरफ मोटिवेट किया?
यूपीएससी का ऐसा था कि मैंने जब प्रिपरेशन शुरू करने का एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ डिस्कशंस, उनके साथ करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ भी, या उसके ऊपर डिबेट्स कर रहे हैं। कॉलेज के टाइम पर? हाँ, कॉलेज के टाइम पे वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। एंड मैं उसके किस मुकाबले ईयर नहीं किस ईयर होता। की बात है ये? वो कोई सेकंड ईयर से कर रहा था, कोई हाँ। थर्ड ईयर से कर रहा था। ठीक है। काफ़ी वाइड एक्सपोजर मिला। पहले मेरे को इतना एक्सपोजर भी नहीं था। एंड सीरियसली बोलूँ तो मैं कॉलेज के एडमिशन तक ऐसा था कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। हाँ तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब से बहुत मतलब ऐसा था कि आई डिटेस्टेड इट। हाँ हाँ। कि एक हमारे यहाँ पे एक ना स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ना चाय पीते हैं, तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ जाना था, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीऊँगा, कॉफी पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। सिर्फ इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर मतलब कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उन चीज़ों की तरफ झुकाव बढ़ गया, मतलब इंक्लिनेशन बढ़ गया। हाँ। सिर्फ उसकी वजह से, मतलब एक एकेडमिक बेंट हो गया और उसकी वजह से यूपीएससी की तरफ मतलब यही था, वो जो डिस्कशन और डिस्कोर्सेस थे उसके हाँ। अंदर ना कभी कभी ऐसा लगता था यार मैं ना लैग आउट कर रहा हूँ इस चीज़ में। हाँ वहाँ पे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स आना शुरू हुआ ना, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया हाँ कि यार कल जाके ना मेरे पास बोलने को कुछ होना चाहिए। मैं सिर्फ ना साइलेंट वो ना हूँ स्पेक्टेटर हाँ कि लोग बात कर रहे हैं, हाँ। कि यार अपना भी कोई ओपिनियन होना चाहिए। मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए। एक अवेयरनेस की जो कमी थी कि- मेरे को उस टाइम पे फील हुई कि यार ये लोग भी पढ़ वही रहे हैं जो मैं पढ़ तो रहा हूँ। ये बात है ईयर 2018-19 के टाइम की, है ना? हाँ, ये 18-19 की बात है। 18-19 तो उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी। हाँ, तो वो मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसने इंस्पायर किया हो, ऐसी कोई? ये जैसे जब हमारी समर ब्रेक होता है, समर इंटर्नशिप का टाइम होता हाँ है, हाँ। इट वाज इन जून 2019। हम्म तो मैं उस टाइम पे बड़ा उसमें था कि डायलेमा में था कि क्या किया जाए, क्या करूं यार, थर्ड ईयर प्लेसमेंट में, लूं, थर्ड नहीं ईयर, थर्ड ईयर खत्म हो गया थर्ड था। ईयर एंड में। हाँ और उस टाइम पे प्लेसमेंट कंपनीज आनी शुरू होती है हाँ बीटेक हाँ कॉलेजेस हाँ में। हाँ। और मैं डायलेमा में था कि यार देखो प्रिपरेशन तो मेरी है कंपनीज के लिए, मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी की, या मेरे को कंपनीज की जॉब लेनी चाहिए। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक ना डाउट था कि यार अगर प्लेसमेंट ले ली ना तो शायद फिर मैं कहीं इसमें हल्का पड़ जाऊंगा। अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन हुआ ना, प्लान बी रहा, तो मैं प्लान ए की तरफ शायद ज़्यादा मेहनत करना पाऊँ। तो उस टाइम पे कोइंसिडेंटली कह सकते हैं शायद मर्जी थी भगवान की। जो वो टाइम बहुत भाग दौड़ का टाइम होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, कंपनीज के लिए प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। उस टाइम में मुझे टाइफाइड हो गया, और उस टाइफाइड में मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ बेड पे था। तो वो टाइम मेरे को मिला सोचने के लिए कि यार करना क्या है। मतलब जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा एंगेज रहना था अपनी आगे प्लेसमेंट्स के लिए, हाँ। फ्यूचर के लिए इंटर्नशिप करनी थी, उस टाइम पे आप बेड रिडन हो गए। ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे जब हाँ। टाइफाइड के टाइम पे मेरे को सोचने का टाइम मिला ना, मैं सिर्फ अपने साथ था कि हाँ यार क्या करना चाहिए। डेली उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ थी कि स्क्रीन देख नहीं सकता था, टीवी देख नहीं सकता, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकता। तो मैंने टीवी चला के छोड़ देता था और न्यूज़ सुनता रहता था, तो उससे भी इंटरेस्ट रहा। फिर जैसे ही मेरे को याद है कि मैं फर्स्ट डे जब मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की थी ना, वो था 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त आर्टिकल 37 उस दिन 370 आर्टिकल एब्रोगेशन 370 एब्रोगेट हुआ था। नाइस। तो अच्छा। उससे पहले हम पॉलिटी पे जो डिस्कोर्सेस करते थे, हाँ। जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, हाँ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखी हाँ कि यार कैसे चीज़ें मोबिलाइज हुई, एक इवेंट कैसे पूरी कंट्री को मोबिलाइज कर रहा है। हाँ और आज तक मैं इस अवेयरनेस की तरफ था ही नहीं। हाँ जब मेरे को वो चीज़ की वैल्यू दिखी ना, हाँ। उस दिन मैंने अपना जो माइंड था वो मेकअप कर लिया कि यार अब मेरे को इसकी तरफ इसकी तरफ डेडिकेट जाना करना है अपने आप को। लेकिन फिर कॉलेज से सीधा ओआरएन? और नहीं है, मैं अपने घर पे रह के मतलब तैयारी आप घर करता पे ही था। रहे थे? आई प्रेफर्ड सेल्फ स्टडी ऑलवेज। तो सेल्फ स्टडी मतलब क्या, खुद ही कर लेते थे? कोई ऐसी चीज़ जो मतलब किसी के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई शुरू से आदत थी सेल्फ स्टडी की? सेल्फ स्टडी की आदत ना मेरी ऐसी थी, उसके लिए मेरे को बचपन में जाना पड़ेगा। माई हाँ। मदर इज अ टीचर। ओके। तो जैसे हमने देखा था हमारे साथ वाले बच्चे ना ट्यूशन जाते थे, हमारे को उस टाइम फोमो होता था कि यार ये हाँ। कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा। हाँ। और ऐसा क्या मिलता है जो वहाँ पे। ट्यूशन का फॉर्म होता हाँ, था। क्योंकि हमारे सारे साथ वाले सारे जा रहे थे। हाँ। अब क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी, हाँ हाँ तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। हम्म, एंड वो स्कूल से आती थी, हाँ वो हमारे को पढ़ाती थी। हाँ पहले हम सेल्फ स्टडी करते थे, हाँ अगर हमारे को कोई चीज़ में डाउट है हाँ। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि पहले वो वाली चीज़ पढ़ती थी अगर उनको वो टॉपिक नहीं अच्छा, आता, वो खुद ही पढ़ती थी और पहले? फिर वो हमारे को समझाती थी। ठीक है, तो वहाँ से ना एक सेल्फ स्टडी की आदत बन गई। ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आप सीधा कॉलेज से घर और वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की? हाँ, मतलब ठीक है। कॉलेज तो मेरा दिल्ली में ही था, हाँ। तो मैं कॉलेज में अप डाउन करता था, हॉस्टल तो था नहीं। हाँ 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 तो उसमें भी जैसे थोड़ा बहुत ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब मैंने बिल्कुल ही बाद में शुरू किया। हाँ बट 2019 में अराउंड अप्रैल से हाँ मैं थोड़ा बहुत टच में रहने लग गया था कि हाँ मैं प्लेसमेंट आने तक इतना जज कर पाऊँ कि यार ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। हाँ। बट वो लेकिन एक बात बताओ ना, एक रीज़न होता है ओआरएन वगैरह जाने का या फिर अपने घर से बाहर निकलने का, कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना ग्रिलिंग है कि कई बार क्या होता है आपकी सराउंडिंग्स ही आपको पढ़ाई नहीं करने देती कई बार। और नॉर्मल है ये, आप एक बार अगर फेलियर देख लेते हैं तो उसके बाद आपके पड़ोसी, इनफैक्ट कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, और जब उनकी शक्लें देख के खुद भी सेल्फ डाउट आने लग जाता है। तो कभी ये नहीं लगा कि यार नहीं, घर से बाहर निकलना चाहिए, या फिर ऐसी कोई दिक्कतें आई हों तो उनको कैसे टैकल किया? मतलब मान लो ताने तो यार सुनने पड़ते हैं, और इनफैक्ट यू फेल 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रीलिम्स, अच्छी मतलब इतनी आसान चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यू आर फ्रॉम अ प्रीमियर कॉलेज, ऐसे में लोग बोलते होंगे मम्मी पापा को कि यार क्या करवा रहे हो, पढ़ाई
की है इतनी, इंजीनियरिंग में आगे कंटिन्यू करो, तो वो चीज़ें कभी आई या नहीं आई, अगर आई तो कैसे हैंडल की? देखो सेल्फ डाउट तो आने लगता है एक बारी को हाँ जब हम करते हैं। जैसे सेकंड प्रीलिम्स जब मैंने दिया था वो हाँ। क्लियर नहीं हुआ था, हाँ तो अपसेट तो मैं था, हाँ बट फिर मेरे को लगा कि चलो कोई कमी होगी, हाँ हम रिजॉल्व करेंगे जो आता है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि हम कहीं पे भी अटके, अगर हाँ। कहीं पे भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, हाँ। स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है। तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, हाँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, हाँ कि मैं फिर से जीरो से पढ़ाई करूंगा, हाँ। साथ साथ जो मेंस की तैयारी चल रही है वो चल रही है। हाँ जब हम प्री से शायद 10 दिन दूर थे हाँ। थर्ड अटेम्प्ट से, हम्म, तो माई पेरेंट्स और मेरा भाई हम बैठे हुए थे, एंड आई जस्ट सेड कि यार मेरे को नहीं लग रहा है इस बार होगा, हाँ। आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। थर्ड अटेम्प्ट की बात है ये? हाँ। हाँ और वो मेरा कोइंसिडेंटली पहला प्री था जो क्लियर हुआ। हाँ। अब उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार हमें बिलीव है कि इस बार तेरा होगा, होगा। और अगर तेरे को थोड़ा सा भी डाउट है ना, हाँ। तो देख तूने पढ़ तो लिया, हाँ 10 दिन बचे हैं, हाँ। ये 10 दिन निकाल, हाँ। पेपर दे के आ, नहीं होता तो तू चाहे नेक्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉप ले ली, ठीक है। इस बार दे दे। उसके 2 दिन के अंदर प्रीलिम्स की मार्कशीट आई, हाँ एंड कट ऑफ वॉज जितना मुझे याद है 87.54, हाँ हाँ। और मेरा स्कोर था 87। तो मतलब पीछे वाले की मार्कशीट आई, हाँ और मतलब ये पता चल गया कि मैं सिर्फ पिछली बार 0.54 से मिस हुआ था, हुआ था। तो वो चीज़, और वो अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ था नेक्स्ट थर्ड, हाँ। है ना? हाँ और ठीक है। उसके अंदर जब 0.54 देखा ना, तो मुझे एक रे ऑफ होप दिखी, हाँ एंड तो वो सेल्फ कहते डाउट हैं चला गया। डूबते को तिनके का सहारा, वो हाँ। मेरे को तिनका मिल गया, हाँ और मैंने उसे पकड़ लिया। ठीक ठीक। अब वो पकड़ा हुआ तिनका मेरे को किनारे पे ले गया, इस वाले थर्ड वाले लेकिन attempt थर्ड में फिर मेंस रह गया। थर्ड में मेंस रह गया। ठीक है। लेकिन मेरे को याद है जब मैंने आपको कॉल की थी रिजल्ट से पहले, तो आपने ये बोला था कि सर मेरे को पता है मेरी रैंक आने वाली है और मिठाई मंगा के रखी हुई है, हाँ जी, लेकिन बस ये देखना है कि लिस्ट में नंबर कौन सा नहीं आएगा। आएगा। मुझे इस तो बारी क्यूरियोसिटी ये थी नहीं हाँ कि रिजल्ट क्या आएगा, हाँ, मेरे को क्यूरियोसिटी ये थी कि रैंक क्या रैंक क्या आएगी। आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब कहाँ से, क्या किया था ऐसा जो इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि पहले 3 फेलियर देख चुके थे और पहला इंटरव्यू था, आसान नहीं होता, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस मतलब कहाँ से? सर ऐसा है कि जो मेंस होता है, मेंस के अंदर हमारे को असली वो गेम होता है। इंटरव्यू का हमेशा एक मार्केट में भी बोला जाता है कि इंटरव्यू आपकी रैंक बनाता है, एंड शायद वही था कि थोड़ा सा इंटरव्यू कमजोर रहा जिसकी वजह से रैंक नहीं बन पाई। बट जो असली मेहनत होती है ना, वो मेंस की होती है। तो मेरे जब पहली बार कट ऑफ मिस हुई थी, अराउंड 50 मार्क्स से कट ऑफ मिस हुई थी, एंड जो मैंने एक अपना रोड मैप बनाया था, वो बनाया था कि जो मेरे मेंस में मार्क्स है उससे मेरे 100 मार्क्स ऊपर होने चाहिए। जो इस बार मेंस के मार्क्स है, अगली बार 100 मार्क्स ऊपर होने चाहिए। इंटरव्यू में अगर मैं 180 190 मैनेज करता हूँ, तो ईजिली मैं टॉप 150 में लैंड कर जाऊंगा। हाँ हाँ। तो जो मेरा रोड मैप का पहला वाला पार्ट था ना, वो तो पूरा हो गया, पूरा हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट 100 तो मतलब 97 मार्क्स की रैंक इंप्रूवमेंट सिक्योर हो हुई गई थी। थी। 97 मार्क्स की हाँ, इंप्रूवमेंट मेरी हाँ, मेंस की मार्कशीट हाँ, में हाँ, दिखती है कि मैंने कर ली है। कर लिए। हाँ तो मेरे इंटरव्यू के 20 मार्क्स जो है वो कम रह गए, वरना शायद मेरी रैंक और ऊपर रहती। तो इंटरव्यू, चलो मेंस की बात करते हैं। मेंस में अगर हम बात करें, अब की बार ऐसे में बहुत फ्लक्चुएशन थी, तो ऐसे डिफिकल्ट था, क्या था, कैसी एग्जाम हॉल में कैसे टैकल किया उसको, एग्जाम ऐसे को? सर ऐसे का ऐसा था कि इस बार जो टॉपिक्स थे ना, थोड़े फिलोसफिकल थे, दोनों फिलोसफिकल थे? थोड़े से फिलोसफिकल थे वो, और थोड़े से उनका ऐसा था कि वो टॉपिक्स के बारे में आपको पता है, पता है। पिछले कुछ सालों से ऐसे आ रहे थे बिल्कुल ही, जिनके बारे में बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है, हाँ आपको अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है। हाँ लेकिन जो इस बार टॉपिक्स आए थे उनकी एक इंटरप्रिटेशन थी ऑलरेडी, तो आपको उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी लिखना है, और थोड़ा सा अपना टच भी ऐड करना है। हाँ हाँ जैसे मेरे को याद है, मैंने जो पहले ऐसे लिखा था वो था नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, और शायद वही लिखते लिखते मैं ही लॉस्ट हो गया। हाँ। मतलब कहते हैं कि एक ऐसे आपका 1.5 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए, और जो मैं मॉक टेस्ट देता था उसमें मैं 2.5 आवर्स में तो पूरा पेपर खत्म कर लेता था, हाँ। जबकि इसमें मैंने 1 आवर 50 मिनट्स तो इसी ऐसे में लगा दिए। 1 आवर 50 मिनट्स, तो आपके पास नेक्स्ट के लिए 1 1 आवर hour 10 10 minutes मिनट्स बचे बचे फिर। ठीक है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं लॉस्ट हो गया था। हाँ। मैं लिखते लिखते इतना उसमें वो हो गया, हाँ मैं उसको बहुत ज्यादा शायद फिलोसफिकल भी ले गया कि शायद उसकी वजह से भी मार्क्स हो सकता है मेरे उसमें कम रह गए, हाँ हाँ। क्योंकि वो टॉपिक ऐसा था कि वो वाले टॉपिक के अंदर मेरे को लगा कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने आप को। और सेकंड टॉपिक कौन सा, फिर कौन सा चूज सेकेंड करना? टॉपिक था, जितना मुझे याद है, गर्ल्स आर नॉट मेड, ऐसा करके कोई टॉपिक था, मुझे अब तो याद नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक था। हाँ बट वो जो मेरी मॉक टेस्ट की मेहनत थी ना, हाँ। कि 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, हाँ, तो मैंने वो 1 hour 5 minutes में कंप्लीट कर लिया सेकंड कर लिया वो पूरा। क्योंकि मेरे को आदत थी मॉक टेस्ट में वैसे करने की। तो फिर लेकिन उसने मार्क्स तो इम्पैक्ट किया होगा? मार्क्स मेरे को था कि 120 प्लस आएंगे। तो पहले चूज कर लिया था टॉपिक वही यूज करना है, या फिर मतलब लिखना है, या फिर? मैं 2 में था, मैंने हाँ। 2 तो एलिमिनेट कर दिया था सेक्शन हाँ, बी में, हाँ। 2 में डाउट में था। हाँ एक एजुकेशन के ऊपर था, एक इसके ऊपर था। हाँ हाँ अब एजुकेशन के ऊपर लिखना मैं चाहता था, हाँ। क्योंकि एक तो मदर मेरी टीचर है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हाँ है, हाँ प्लस हम ऑप्शनल के अंदर भी अपने एजुकेशन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, और हाँ। मेरा एक खुद का अलग थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर विजन भी था। हाँ तो आई वांटेड कि मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँ, हाँ बट क्योंकि पॉजिटिव ऑफ टाइम से उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता ना, कि अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठे करना था, हाँ। तो मेरे को लगा कि शायद पेपर छूट जाएगा। तो फिर मैंने वो गर्ल्स वाला टॉपिक जो था, वो सोशो में पढ़ते हैं हम, सोसाइटी में पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं, वो ऑल ओवर सारे पेपरों की थीम को कवर करता है। मैं कहा थोड़ा इजी है, शायद 4 नंबर कम मिले एक नॉर्मल ऐसे लिखने का, लेकिन बाकी जो 50 नंबर मिलेंगे वो तो जरूरी है। हाँ ये तो सही। लेकिन और एक और चीज़ थी, मैं प्रीलिम्स में मिस कर दी, सी सेट में कैसा रहा था? क्योंकि यू आर फ्रॉम दिस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और पिछली बार आपने देखा होगा कि इवन IIM एंड IIT पास आउट जो थे, कई लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने प्रीलिम्स के सी सेट में।
सीसेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? सर सी सेट का मेरे को ऐसा लगता है, जो आपने अभी बताया ना IIT और IIM वाले स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ मेरा भी वैसा एक प्रीमियर कॉलेज था। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है साइंस वालों की और जो कैट क्लियर करते हैं ना, उनकी एक ईगो होती है। अच्छा। उस ईगो पे उस मैथ्स ने हिट कर दिया, एंड हाँ वो उस ईगो को लेके हाँ। उसी मैथ्स में उलझे रह गए, मतलब वो कि मैथ्स करना है, मैथ्स करना है। हाँ इंक्लूडिंग मी। हाँ। मैं भी अच्छा उसी ईगो में अच्छा, उलझ के रह गया। ठीक है। और मतलब हाँ शायद वो मेरी गलती थी। हाँ मैंने जहाँ से पेपर शुरू किया वहाँ पे हाँ गड़बड़ हुई मेरे से। हाँ मेरे को दिख रहा था क्वेश्चन मुश्किल है, हाँ तो मैंने पेपर को चेंज नहीं किया। हाँ मैंने उल्टा शुरू नहीं किया, मतलब कि मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, मैं हाँ। उसी में करता रहा और उलझता रहा, जबकि मेरे जिद पेपर में के अपनी कि मैथ्स हाँ करना है, मैथ्स करना है, मैथ्स यही के वाला बच्चे। मैथ्स से क्वेश्चन करना हाँ है। हाँ हाँ कि वो पीएनसी देखी ना, हाँ तो आंखें चमक गई कि यार हाँ, ये चीज हमने करी थी करी थी। और इसको सॉल्व करना है। हाँ और पीएनसी लेकिन एंड वो छोड़ने प्रोबेबिलिटी थे। ऐसे टॉपिक होते हैं हाँ कि इनमें आपने कर लिया तो कर लिया, नहीं हाँ किया तो आप अटक जाओगे, और मैं हाँ, अटक गया। अटक गए। जबकि मेरे शुरुआत के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैथ्स के इतने इजी थे, मैं हाँ। उनको देख भी नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, उस सेट के जो पहले वाले 5 थे वो वो इजी थे इजी थे। और लास्ट वाले मुश्किल थे, और मैंने मुश्किल लास्ट से थे। शुरू कर दिया। तो उसमें तो 5 क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 2.5 मिनट में लगभग करना है और वहाँ पे लग गए होंगे 3.5-4 मिनट। वो 5 क्वेश्चन लगा लो, दे कॉस्ट में 15 डेज 15 डेज डेज, क्योंकि उसके क्योंकि मैं 15 बाद दिन तक ऐसे था कि मेरा सीसेट क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ एंड आई जस्ट क्लियर्ड इट ऑन द बाउंड्री हाँ इस साल। और फिर मैंने मेंस लिखा, शायद अगर वो 15 दिन मैंने और पढ़ाई करी होती मेंस में, हाँ तो 15-20 नंबर मेंस के भी अगर एक्स्ट्रा हो जाते, हाँ तो फिर इस बारी रैंक कुछ और होती। हाँ। वो 15 दिन मतलब कि अगर सी सेट, तो फिर सी सेट को अगर हमें आगे अप्रोच करना है, क्योंकि अब की बार यूपीएससी ने पोस्टपोन किया है प्रीलिम्स, 16 जून को, पहले 26 मई को था। तो अगर सी सेट को अब चांसेस हैं कि उसी लेवल की डिफिकल्टी आएगी, तो अभी अगर अप्रोच करना है तो कैसे करना चाहिए? सीसेट के लिए सर अब ना थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैं खुद था, पहले 3-4 अटेम्प्ट ऐसे ही था कि सिर्फ मैथ्स मैथ्स के भरोसे, कि अपनी मैथ्स तो अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। ये वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी दिए हुए हैं, तो उनको उसके बेसिस पे, मैथ्स के बेसिस पे क्लियर हो गया। कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ 5-7 क्वेश्चन की जरूरत है, बाकी ठीक है। और मैथ्स में इतना कॉन्फिडेंस आई स्टिल कैरी कि मैंने सॉल्व किया था वो ठीक होगा, वरना सॉल्व ही नहीं होगा, मैं उलझा रह जाऊंगा। बट इस बारी थोड़ा सा मेरे को भी वो है कि अब स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। नाउ हमारे को दोनों चीजों की जरूरत है। मैथ्स के इजी वाले क्वेश्चंस को निकाल लो पहले 5 मिनट में स्किम करके क्वेश्चन पेपर को, और उसके बाद उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के कॉम्प्लीमेंट करो। अराउंड 45 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन अगर 30 भी हैं, 30 या 28, मतलब अगर एक्यूरेसी अच्छी है उसमें 25 से 30 के बीच में मैथ्स के क्वेश्चन बचे हुए कॉम्प्रिहेंशन के, हाँ यू कैन इजीली क्रैक दैट। इतना मुश्किल नहीं है जितना वो था पिछली बारी। एक पूरा फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया था सी सेट कह रहा हूँ, बट हाँ पहले से मुश्किल है। सो उसके ऊपर अब मेहनत करने की जरूरत है। पहले खासकर साइंस बैकग्राउंड वाले सी सेट की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि अब वो क्वालिफाइंग है, तो उनको था क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। GS1 पे मेहनत करते हैं, वो GS पे मेहनत किया, सी सेट पे नहीं किया, तो कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो रह गए इस बार। इनफैक्ट कट ऑफ भी बहुत नीचे चली कट ऑफ गई भी इसी वजह से, क्योंकि दोनों पेपर मुश्किल हो गए, क्योंकि यूपीएससी को एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिले थे इतने सारे उसके लिए, है ना। ठीक है, इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू था आपका, तो कोई बोर्ड कौन सा था आपका? बोर्ड आई थिंक सुमन शर्मा मैम। सुमन शर्मा मैम। तो कोई कैसा रहा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा मतलब बहुत ही मिक्स्ड था। जितने मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, उसके अंदर जो मेरे को नर्वसनेस फील हो रही थी, वो नर्वसनेस मेरे को अपने इंटरव्यू में फील नहीं हुई बिल्कुल भी। टोटली डिफरेंट गेम लगा, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था। देयर वाज नो ग्रिलिंग, और जो हमारे को मॉक इंटरव्यूज में देखने को मिलती है, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग। उन्होंने मेरे से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे, दे मेड मी कंफर्टेबल, आई वाज रिप्लाइंग देम, एंड आराम से हमारा इंटरव्यू, कब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ मुझे पता भी नहीं लगा कि इतनी देर हो गई। अंदर जाने का पता नहीं चलता, लेकिन उस दिन खुद ही वो पूरा दिन टेंशन रहता है, क्योंकि आप घुसते हो अंदर, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर आपका नंबर आता है, टेबल में बैठे होते हो, आपका नाम लिया जाता है, फिर जाते हो रूम तक, फिर एकदम से घुसते हो, 5 मेंबर आपके सामने बैठे होते हैं, बिल्कुल अनजान लोग। तो वो दिन एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिन का एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा शुरू हुआ था मेरा। बुरा शुरू हुआ था? हाँ जी। क्यों? मैं ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर था, एंड मेरा जो यूपीएससी भवन, हाँ यूपीएससी भवन में, अच्छा, जब गेट में एंट्री कर रहा हूँ, हाँ, मेरा जूता टूट गया, जो मैं शूज पहन के गया था, उसमें से एक शू टूट गया। अच्छा। एंड वो ऐसा हो गया था कि यार इसको पहन के कैसे जाऊँ, ऐसे तो पहन के जाया नहीं जाएगा, दैट्स नॉट हाउ ऑफिसर्स बिहेव। तो फिर मेरे फ्रेंड थे मेरे साथ, उनमें से एक फ्रेंड गई, एंड शी लिटरली बेग द CRPF एंड CISF पीपल देयर। तो उन्होंने हाँ कि क्लोजिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई कैंडिडेट के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैम इतना देर तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि फिर कि सर हमारे को एक्चुअली जाके ना खान मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से नियरेस्ट खान मार्केट थी, और वहाँ से न्यू पेयर लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैम न्यू पेयर का टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, यहाँ पे ना पीछे कॉबलर बैठते हैं, आप वहाँ जाओ। एंड वो भाग के गए हैं अराउंड उन्होंने उस टाइम पे 10 मिनट के अंदर 1-1.5 किलोमीटर भाग लिया होगा, कि वो उस कॉबलर को ढूंढ पाए। वो कॉबलर को उन्होंने ढूंढा, उनको नहीं मिल रहा, तो लकीली उनको एक वहाँ पे अंकल मिले। उन्होंने अंकल ने बोला कि बेटा यहाँ पे बैठता है, आप गली के एंड पे जाओ। गली के एंड पे जाके भी ना मिले, वहाँ पे एक आंटी मिल गई। बाकी लोग कह रहे हैं यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं है। आंटी ने बोला आंटी कि बेटा यहाँ नहीं, यहाँ से अंदर लेफ्ट जाके आपको वहाँ मिलेगा।
उन्होंने उसको ढूंढा, हाँ, फिर कॉबलर को भी ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। हाँ, कॉबलर कह रहा है कि मेरा लंच टाइम चल रहा है अच्छा, क्योंकि वो 2 बजे की एंट्री, हाँ, 2 बजे के हिसाब से 1 बजे के करीब एंट्री शुरू होती है, हाँ, 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 तो उस टाइम पे उनका लंच टाइम होगा। हाँ, उन्होंने उनको बताया, पूरी चीज समझाई, फिर कॉबलर को ये चीज समझ में आई कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, क्योंकि वो यूपीएससी भवन के पास बैठते तो ही रियलाइज हाँ, की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, हाँ, उन्होंने वो चीज करके दी, हाँ, एंड फिर वो लोग वापस आए मेरे पास। एंड अब मानोगे नहीं, आई वॉज द लास्ट पर्सन जो एंटर किया था, और मेरे पीछे ही गेट बंद हुआ है। जो उन्होंने 10 मिनट से एक्सटेंशन दिया था ना, हाँ। मेरे को उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे फ्रेंड्स ने उस टाइम पे इतनी जो भागदौड़ मतलब करी थी, आपको लास्ट एंट्री से पहले उन्होंने एंटर करा दिया। एंटर करा दिया, नाइस, बढ़िया। और उधर भी मतलब वो लोग पूछ रहे थे कि आप ही थे ना जिनका शूट उठा था, हाँ, तो मैंने कहा यस, जो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वाले थे अच्छा, जो गेट पे थे। हाँ, मैंने हाँ, कहा हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि हाँ, उनको ये देखना था कि हमारे को वेट करना है नहीं हाँ, करना हाँ, अब। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, रिजॉल्व हो गया, हाँ, एंड थैंक यू जो आपने हमारे को टाइम दिया था हाँ, कि इनकेस हम टाइम पे ना कर पाते। हाँ, हाँ, फिर अब सेकंड ऑप्शन यही बचता मेरे पास, अगर उस टाइम पे नहीं मिलता तो फिर मैं अंदर जाता, किसी जो साथ में थे साथ में उनसे मांग के, बोलता कि यार देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। पर फिर उस वहाँ पे हिसाब से, भी साइज मिलता तो मिलता, नहीं मिलता तो नहीं अब वो मिलता। लक है। अब हाँ, उसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया ना, हाँ, उसने आगे का रास्ता देख रखा होगा। हाँ, 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 हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, कुछ जो होना है वो होना वो है। होना है। और जिस दिन रिजल्ट आया, अब इंटरव्यू हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, जिस दिन रिजल्ट आया, अब आप लोगों को कब पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है, या फिर वो चलते रहते हैं ना कि सर वो तो ऐसा है, ग्रुप्स पे चलता ही रहता है कि आज आएगा कल आएगा, और फिर शाम तक बैठे रहते हैं फोन को लेके, फिर डिसअपॉइंट होते हैं, सो जाते हैं, हाँ, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट डे पे आ जाता है। हाँ, बट वही था, अब मैं ट्यूसडे का डे था, हाँ। ट्यूसडे को मैं सुबह सुबह उठ के, तो फिर कंट्रोल एफ किया था या फिर ऊपर से सर्च किया था, मतलब पीडीएफ को कंट्रोल एफ किया था, या फिर ऊपर से लिस्ट देखनी शुरू कर दी थी? नहीं मैं तो ड्राइव पे खोलता हूँ, और हाँ, ड्राइव पे सर्च का ऑप्शन आता है। हाँ वही हाँ हाँ, वही सर्च मैंने किया था, सीधा सर्च अपना किया, नाम लिखा, नाम लिखा, एंड इतना तो मेरे को शुरू से वन ही पता सर्च था। ऑप्शन फाउंड। मेरे को शुरू से ही पता था कि हाँ, आना है ना। जो मेंस का रिजल्ट था ना, और जो हाँ, प्री का भी रिजल्ट था, जिसमें जब क्लियर हुए थे, हाँ, रवीश नाम का कैंडिडेट सिर्फ मैं था। हाँ, तो मेरे को उसमें कोई वो ही नहीं था, मेरे को हाँ, RAVI डालते ही पता लग गया था कि हाँ, हाँ हाँ, हो गया। डन है। फिर उसके बाद क्या फिर फील उसके होता बाद मैंने रैंक देखी, है? हाँ, रैंक देख के डिसअपॉइंटमेंट मेरे को फील हुआ हाँ, कि यार ठीक है, हाँ, एक्सपेक्ट तो मैं ऑलमोस्ट इतनी ही कर रहा था, हाँ, बट वी ऑलवेज होप फॉर बेटर। हाँ, वो होप वहाँ पे कम हुई। डेफिनेटली, हाँ, तो बट फिर मैंने कहा ठीक है, जो हाँ, आया है, जो इस हाँ, बार मिला है हाँ, उसको वो करते हैं। हाँ, कहाँ पिछले साल अटेम्प्ट छोड़ने की बात कर रहे थे, हाँ, कहाँ इस बार ये था कि यार पता नहीं मेंस होगा नहीं होगा। हाँ, अब जो फाइनल जिस चीज़ का इतने साल से टाइम वेट कर रहे थे हाँ, कि यार लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम है, लिस्ट हाँ, में नाम है, तो वो होते ही मैंने सबसे पहले अपनी मदर को फ़ोन किया, मदर को फोन। फिर मैंने अपने फादर को फ़ोन किया। हाँ, उस क्या रिएक्शन था उनका? देवर ऑन मतलब देवर वेरी एक्सटेटिक, हैप्पी, एक्सटेटिक। देवर एक्सटिक हाँ, मतलब। हाँ, एंड उनको यहाँ खुशी इससे ज्यादा कि मेरा हो गया, हाँ, इस चीज की थी कि यार जो तू चीज चाह रहा था ना वो हो गया, तू खुश है, हम खुश है। हम खुश हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई लाइफ में, या फिर अभी भी साइकिल में हो, साइकिल में रहोगे, अभी भी रहोगे क्योंकि रैंक इम्प्रूव करनी है? आई स्टिल बिलीव कि मैं एटलीस्ट एक अटेम्प्ट और दूंगा अभी। हाँ। एंड आई आई नीड टू से दैट कि सर मेरे को आपकी गाइडेंस चाहिए होगी उसमें जैसे नहीं, आपने अभी तक गाइड किया, हाँ, आगे भी गाइड करते रहना। हाँ, तो नहीं वो डेफिनेटली, बट अगर हम ये सोचें कि अब आगे इम्प्रूवमेंट, आगे क्या चीज़ सोचोगे कि चेंज करनी है, क्योंकि आप अब एक उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हो, और पीछे से जब आप बहुत सारे लोगों में वहाँ से 405 पे पहुंचना कंपैरेटिवली ईजियर रहेगा 405 से सिर्फ 5 पे पहुंचना। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो अब क्या सोच रहे हो कि क्या चेंज कर सकता हूँ अपने ऑप्शनल में, या फिर एसेज में, या फिर जीएस के पेपर में? सर एक जो मेरे को इशू लगता है, ऑल दो मैंने सारे मॉक टेस्ट में टाइम से पहले पेपर खत्म कर लिया था, मेरे वहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेपर में 5 या 10 नंबर का पेपर इनडायरेक्टली, थोड़ा आता था थोड़ा नहीं आता वहाँ था पे पेपर उसमें। छूटा था? हाँ वहाँ पे 5-10 मार्क्स का पेपर छूटा। मतलब अपने जो अपने हमारे टेस्ट होते थे उसमें तो अपने जल्दी कर लेते थे, हाँ लेकिन आप रियल पेपर में टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते सर थे? वहाँ पे ना एक जो टेम्परामेंट होता है ना वो हाँ, बनाना पड़ता है, जो हाँ, पेपर का प्रेशर होता है ना, हाँ, हम कितनी भी कोशिश कर ले मॉक टेस्ट में वो आता ही नहीं है। हाँ, जब वहाँ पे बैठ के लिख रहे होते हैं ना, हाँ, अब पता नहीं आप कॉन्टिन्यूसली लिख रहे होते हो, हाँ, बल्कि मैं यहाँ पे तो पेपर में फिर भी थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक ले लिया कि हाँ एक बार हाथ को हाँ, वो कर लूँ उसको। हाँ, वहाँ पे आप लगातार लिख रहे हो हाँ, बट स्टिल आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा होता। हाँ। मैंने सीरियसली एक पेपर में 1.5 घंटे में 160 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया था। 1.5 घंटे में 160 मार्क्स का मॉक में? नहीं नहीं वहाँ रियल पेपर में। रियल पेपर में? एंड फिर भी बचे हुए 1.5 घंटे में मेरे से 80 नंबर का अटेम्प्ट हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होती है या आपको प्रेशर होता है, तो क्या आप होता वॉच है। नहीं रखते थे? वॉच रखा, हाँ, सब कुछ रखा, हाँ, पता नहीं टाइम कैसे भाग रहा था। एक हाँ, चीज ये भी पॉसिबल है कि जो 160 मार्क्स मैंने शुरू में अटेम्प्ट किए हाँ, उनमें मैं पूरा प्रोफिशिएंट था, हाँ, बाद वालों में मेरे को थोड़ा रुक के सोच के हाँ, लिखना पड़ रहा था, उनमें हाँ, सिर्फ मेरा हाथ चल रहा था। हाँ, यहाँ पे दिमाग भी चलाना है, फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन दोनों चीजें हाँ, बनानी हाँ, है, उसमें टाइम लग गया। हाँ, तो एक चीज का वो है कि शायद ये वाली चीज को बेटर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हाँ, दूसरा ये है कि अब तो एक्स्ट्रा जो मेरे को बेटर एक चीज मिलेगी वो ये है कि मेरे को अब एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, डेफिनेटली, इनहेरेंट कॉन्फिडेंस जो हाँ, आएगा हाँ, कि यार जो साइकिल एक बार पूरी पार करी है ना, हाँ, अब आई नो द साइकिल इन एंड आउट। हाँ, तो अब मैं इसके अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। हाँ, हाँ, प्लस आई थिंक कि अब मेरे पास होने को कुछ नहीं है, हम्म, द ओनली थिंग आई हैव टू इज अचीव। हम्म।
तो एक जो वो टेंशन होती है बैक ऑफ द माइंड में कि यार प्लान बी क्या रहेगा, हाँ जो कि मेरे को शायद थर्ड अटेम्प्ट के बाद आने लगी थी, हाँ, वो फोर्थ अटेम्प्ट में पर वो मेरे को पहले रही नहीं थी क्योंकि ये वो पहले सोचा नहीं थी क्योंकि कि पहले मैं बिल्कुल ही एक ही जगह उसमें गया पे था कि फोकस ऐसे ही रखना करना है। चाहते थे। हाँ जब 2 फेलियर्स मिले तो फिर हाँ एक बारी को डगमगा गया था थोड़ा, हाँ 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 फिर प्री क्लियर हुआ, फिर मोटिवेशन मिली, हाँ हाँ फिर इस बारी जैसे मेंस तक पहुंचे फिर मोटिवेशन मिला। मेरे को पहले प्लान बी के बारे में सोचना ही नहीं है, हाँ अब मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है। आई डोंट हैव एनी टेंशन नाउ। अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है, अपनी नॉलेज है और अपनी जो एक्स्ट्रा मेहनत मेरे को करनी है वो है। हम्म। इतना टाइम आप इस साइकिल में रहे, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा एंकर जो लगातार, मतलब कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन और पर्सन देयर इज समबडी। मैन के केस में बोलते हैं देयर इज अ वुमन, बट लेट बी न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, एनीबडी हु वाज ऑलवेज विद यू बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, anybody whom you want to give that, that credit other than yourself. सर एनीबडी में ना एक पर्सन नहीं है, हाँ आई हैव मेनी पीपल जिन्होंने मेरे को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से सपोर्ट किया। हाँ अगर मैं एक बोलूँ कि जो एक एंकर रहे वो मेरे पेरेंट्स रहे, हाँ उन्होंने हमेशा मेरे को ये बोला कि तू टेंशन के बिना तेरे को जितना करना उतना कर, जब तक तेरे को पढ़ाई करनी है, जब तक तेरे को अटेम्प्ट देना है, जब तक तू दे, सारे बाकी हम देख लेंगे। मतलब दूसरा अगर कि मैं एक तरह से जो हाँ, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, वो जो बार बार चीजें आती है बाहर से, ये सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो गया, आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, उस चीज से लगातार उन्होंने शील्ड करके रखा हुआ। दे नेवर कंपेयर्ड मी टू एनीवन नेवर कंपेयर कि लिस्ट में बच्चा आया है हाँ कि हाँ भाई इसकी स्टोरी तो ये है यार, तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है, तुम फिर भी नहीं कर हाँ, पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने रहता कभी है, भी ये चीज़ नहीं करी मेरे साथ। क्योंकि आप देखोगे ना कि इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो लोग फेल हो रहे हैं या फिर फेल नहीं हो रहे, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो बेसिकली सिर्फ क्लियर नहीं कर पाए, सिर्फ उनको क्लियर नहीं फेलियर कर नहीं कह पाए, सकते। हम उस दिन जब अगर देखें, अगर हम मेंस वाले दिन जाते हैं, 15,000 लोग देने जाते हैं, ठीक है, एट एन एवरेज, तो मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट 10 to 11,000 पीपल आर एट द सेम लेवल, एंड इफ वी से टॉप लेवल 6,000 5,000 आर ऑलवेज एट द टॉप लेवल, बट उस दिन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, रिपीटेड फेलियर्स मिलते हैं, तो हमेशा एक चीज चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके या फिर हमें पाथ पे रख सके। तो यू आर सेइंग कि पेरेंट्स फॉर यू वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वही थे, एंड एक मेरी इनहेरेंट जिद भी थी हाँ। कि यार करना है। वो है ना बहुत फेमस डायलॉग चलता है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस चीज को मैंने ज्यादा सीरियसली ले लिया था। मैं कहा यार ये तो करना है, कुछ भी हो जाए, या तो अटेम्प्ट खत्म करूंगा या रैंक निकाल के निकलूंगा, मतलब कोई एक चीज अपनी एक करूंगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन, पेरेंट्स का सपोर्ट और ऐसी कोई चीज़ें, और कोई इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे कोई लगा कि कुछ इकोनॉमिक इश्यूज आए हों या फिर कोई हेल्थ इश्यूज आए हों, मोटिवेशनल इश्यूज आए हों, मेंटल हेल्थ इश्यूज आए हों या फिर रिलेशनशिप इश्यूज आए हों, ऐसा कोई भी वो था प्रॉब्लम? सर मेरे को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं ना, हाँ तो मेंटल हेल्थ इश्यूज अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। सो मैंने अपने आप को उस रिलेशनशिप वाले पार्ट से दूर रखा कि ना ये इशू आएंगे ना हाँ। मेंटल हेल्थ इशू आएगा। और दूसरी चीज़ मैं जो जानना चाहता था कि सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, बाकी जो सोशल मीडिया के एवेन्यूज़ हैं, उन पे हमें कितना टाइम एज एन एस्पिरेंट, कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए? क्योंकि आई वाज रीडिंग अबाउट सम न्यू टॉपर, दिस ईयर्स टॉपर, एंड शी वाज क्लेमिंग दैट शी वाज totally blocked herself from social media, which I also did during my preparation, क्योंकि हमारे टाइम पे, उस टाइम पे यूट्यूब का इतना वो था नहीं, बाकी चीज़ें हमने इंस्टॉल ही नहीं की थी। आपका क्या इसमें मतलब अप्रोच रहा था? सोशल मीडिया पे कितना टाइम वो रखना चाहिए? सर ऐसे ना मैंने कभी वॉच लगा के किया नहीं कि हाँ भाई कितना टाइम लग रहा है, बट 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मैं हमेशा एक्टिव रहा, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड स्नैपचैट और एक इंस्टाग्राम ऑल्सो। मैं इन पे हमेशा से एक्टिव था, मेरी आईडी कभी डीएक्टिवेट नहीं हुई, बट आई हैड दैट सेल्फ कंट्रोल कि जब मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है। जब एग्जाम्स सर पे होते थे कि ना 2-3 महीने बचे, उस टाइम पे मैं जो चीज़ करता था कि हाँ भाई मैं फोन की तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, मैं हमेशा ये करता था कि मैं इनकी जो नोटिफिकेशन है जो मेरे पास स्क्रीन पे आती थी उनको बंद कर देता था। दिन के एंड में एक बार चेक करता था कि हाँ भाई कोई ज़रूरी चीज़ है या नहीं है, या कोई फ्रेंड है जिससे बात करनी है। बिल्कुल ही मेरे को ऐसा, आई पर्सनली डोंट फील कि ऐसे कि मैं कट ऑफ हो जाऊँ किसी चीज़ से एंड उसके बाद मैं ये कर लूँगा कि हिमालय पे तो भरोसा करने नहीं जा रहा मैं। सही बात है। अगर हम समाज से कट जाएंगे ना, एक सिविल सर्वेंट का काम है समाज का उद्धार करना। अगर जैसे अब मेरे को 4 साल लग गए, अगर मैं 4 साल पूरा कट जाता तो सोसाइटी कहीं और निकल जाती और मैं वहीं पे रह जाता जहाँ पे मैं था, क्योंकि बुक्स एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज देती है हमारे को, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हमारे को पता रहता है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी अब एक साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है, अगर मैं 4 साल तक उससे ब्लॉक हो जाऊँ तो फिर मैं बिल्कुल ही एक जनरेशन पीछे जाने की उस पर आ जाऊँगा। तो आई बिलीव कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आप कितना कब यूज़ कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमें, मतलब कहने का मेरा मतलब कि उसको लिमिटेड रखना है, लिमिटेड रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन अगर लिमिटेड नहीं रख पा रहे तो फिर फोर्स मेजोर यूज़ करो और
हाँ वो उसको तो फिर लास्ट रिजॉर्ट तो रहेगा ही। मतलब ये नहीं है कि हमें ओवर एक्सेसिवली एंगेज होना है हाँ, सोशल मतलब मीडिया पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शायद एक फीचर भी है हाँ कि आप लोग ना मॉनिटर कर सकते हो कि आप कितनी देर तक उसमें रहे हो, हाँ कि आपने कितना हो गया था। मेरा हाँ। डेली एवरेज 5 मिनट्स रहता था। हाँ अगर मैंने किसी दिन 40 मिनट देख लिया ना, हाँ। तो मेरा टारगेट ये था कि मेरी डेली एवरेज जो है, वीकली एवरेज जो है वो 5 मिनट्स रहना चाहिए किसी भी तरह। डेली एवरेज सिर्फ 5 मिनट्स? हाँ, मैं इंस्टाग्राम सिर्फ इतना, मैं 5 मिनट ये चलाया, 5 मिनट वो चलाया, 5 मिनट वो चलाया, 5 मिनट वो चलाया, 20 मिनट तो यही हो गए। 20 मिनट टोटल दिन में सोशल मीडिया? नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक हाँ। हार्ड एंड फास्ट रूल था। हम्म। अब मैंने मान लो मैं यूजुअली जब प्रिपेयर करता हूँ तो मैं ये रखता हूँ कि मंडे टू सैटरडे अपनी आराम से पढ़ाई, हाँ संडे मैक्सिमम हाँ। हाफ डे मेरा फ्री। ठीक है ठीक उस है। हाफ डे में मैं जितना हमारी सोशल मीडिया यूज करूँ, मैं दोस्तों से हाँ मिलूँ, मैं कहीं घूमने हाँ, जाऊँ। यही चीज़ पे मैं आने वाला था। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें दिन में कितनी बार ब्रेक लेना चाहिए, या फिर हफ्ते में कितनी बार ब्रेक लेना चाहिए, या महीने में कितनी बार ब्रेक लेना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली हमें ब्रेक लेना चाहिए? सर वो सबका मेरे हिसाब से एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड हाँ करता है। हाँ। मेरे को फील होता है ऐसा कि मैं 8 या 9 घंटे पढ़ाई करने के बाद एफिशिएंट नहीं रह पाता। आठ अगर नौ मैं घंटे दिन मतलब की लगातार नहीं ना? बीच लगातार में नहीं, पूरा पूरे दिन पूरे में दिन 24 घंटे में सिर्फ 8 या 9 घंटे 8-9 घंटे? किसी भी तरह। ठीक है। वो जब पेपर आता है ना, हाँ बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, हाँ। आपको भी पता होगा, आप भी इंजीनियर है, कि जब हमारे पेपर आता है ना तो हाँ, हमारे को रात दिन कुछ नहीं दिखता। तो नहीं दिखता हम है। पूरे दिन बैठ के पढ़ नींद सकते भी हैं, नहीं आती फिर पेपर से कुछ नहीं पहले आता। बैठते हैं। 15-15 घंटे मैंने सीरियसली निकाले मैं पढ़ाई हाँ, करने के लिए। तो पेपर से पहले नींद आ जाती थी? पेपर से पहले नींद का अभी मेरा एक बहुत ही वो किस्सा है कि हाँ मैं हमेशा एक स्टीरियोटाइप बना के चलता था कि मेरे को पेपर से एक दिन पहले नींद नहीं आनी। हाँ। तो मानो आज हमारा पेपर 28 को है, क्योंकि वो कॉलेज में आदत पड़ गई थी हमें। हाँ, हाँ हाँ हमारे को रात भर सोना ही नहीं है। हाँ और क्योंकि ये पेपर की प्रोसेस लंबी है ना, कॉलेज हाँ। में तो एक पेपर देना 3 घंटे एक दिन, में, हाँ इसमें 2 देने हैं हाँ और बॉडी टायर होती है, गर्मी बहुत है। हाँ हाँ तो इसमें मेरा जैसे 28 मई को पेपर था, हाँ तो 27 मई को हाँ मैं टाइमली सो जाऊं हाँ ताकि 28 को फ्रेश उठूं। हाँ। तो मैं 26 को पूरा सोता ही नहीं था, अच्छा, मतलब एक दिन पहले पूरा पूरा नहीं सोऊंगा। पूरा रात ऑल टाइमर करना है? और ऑल नाइटर उठा लिया। हाँ अगर हाँ मेरे को नींद आ रही है ना तो मैं हाँ 26 को दोपहर में सो जाऊंगा, हाँ फिर मैं ऑल नाइटर मारूंगा। हाँ 27 को शाम को जाऊंगा, हाँ एक जॉग ले लूंगा हाँ या एक हाँ स्प्रिंट मार ली कि हाँ बॉडी टायर हो गई, माइंड तो ऑलरेडी टायर्ड है, हाँ। सो जाएंगे। हो जाएंगे। और नींद आ जाती थी। बट इस अटेम्प्ट में क्योंकि ये चौथा हो गया था, अब मेरे को हाँ, प्रेशर बिल्ड होने लग गया था, नींद भी नहीं आई। प्री में नींद नहीं आई? फिर भी मेरे को 2 बजे सोते सोते, और फिर मेरे को अगले दिन 2 बजे नींद आ रही थी, अब सीसेट का पेपर दे रहा था। हमारा नेक्स्ट पेपर होता है 2:30 बजे। 2 बजे शायद होता है, 2 से 4, 2:30 से 11 पहला, हाँ हाँ और हाँ। फिर 2 से 4, 9:30 से 11:30, 2:30 से 5:30। जो भी है, ये हाँ, आधा घंटा 2:30 आगे से भी चलता है। 4:30। बट हाँ वो 2 बजे का टाइम हाँ ऐसा था कि नींद हाँ आती है। एंड हाँ मैं इतना भी वो था हाँ कि मेरे को पता है मेरी बॉडी कैसे चलती हाँ है, हाँ अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। हाँ मेरे को पता है मुझे खाना खा के नींद आती हाँ है। हाँ मैंने किसी भी मेंस के पेपर में हाँ 5 बजे से पहले कुछ नहीं खाया। मैंने हाँ। सी सेट का पेपर भी दिया, मैंने सी सेट के पेपर से निकल के कुछ खाया। अच्छा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया? पूरे पेपर दिन में? कुछ नहीं खाया। पेपर में कुछ खाया सुबह नहीं? आने से पहले जो हाँ मम्मी मेरे को दही और चीनी दे रही है, हाँ दही और गुड़ दे रही है, वो हाँ खाया। हाँ उसके बाद दिन भर में मैं सिर्फ हाँ पेपर में घुसने से पहले एक हाँ एनर्जी ड्रिंक, हाँ दूसरे पेपर में घुसने से पहले फिर एनर्जी ड्रिंक, हाँ। सिर्फ ये और पानी। क्योंकि मुझे पता है मैं खाऊंगा मुझे नींद आएगी और नींद से एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी। तो अगर और इन चीज़ों के अलावा अगर हमें अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, क्योंकि 4 साल का टाइम बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज क्रॉप अप होने लग जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, वेट गेन होने लग जाता है, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें करते थे जो, या फिर जो जिम, योगा, कुछ भी, वॉकिंग, कुछ ऐसा करते थे, या फिर ऐसा कोई इशू आया नहीं कभी? नहीं, इश्यू तो रहता ही है, मेरे को देख सकते हो आप। मेरा ऐसा था कि मैं जिम कर रहा था, हाँ, अगर साथ जिम जिम नहीं कर जा रहे थे। पाता था हाँ। तो फिर तो मतलब मेरा पूछने का ये रीज़न इसका ये कि कई बार ये कहा जाता है ना कि सब कुछ भूल जाओ, पर उसको आपने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं सर, वो तो नहीं करना चाहिए, नहीं। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट वी आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द सोसाइटी तो इट विल अफेक्ट अस। लेकिन पर्सनली अगर हम बात करें तो कितना टाइम हमें इन चीज़ों को दे सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शंस? सर जैसे मैंने बताया कि मेरे को अपनी एफिशिएंसी पता है 8 या 9 घंटे, हाँ उसके बाद मेरे को 15-16 घंटे बचे हैं। हाँ। अब वो 15-16 घंटे मेरे को कैसे यूटिलाइज करने हैं, अगर मैं आई सपोज 7 घंटे की नींद भी इनफ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब 8 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हाँ है। हाँ 7 घंटे अगर मैं सो लिया, हाँ उसके बाद भी मेरे पास 8 घंटे बचते हैं। हाँ उस 8 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो मेरे ऊपर है। हाँ उसके अंदर मैं जिम भी जा सकता हूँ, मैं हाँ दोस्तों से मिल भी सकता हूँ चाहे डेली का, हाँ या मैं कहीं पे खाने जाना है कुछ, हाँ मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग। हाँ 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 मैं स्ट्रीट फूड हॉपिंग वगैरह, मैं इधर से उधर। हाँ आप चैनल का नाम बताओ, मैंने वो चैनल देखा होगा, मैं वो जगह गया होगा, मैंने दिल्ली पूरी नाप रखी है इधर से उधर, बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फूडी। हाँ। और ये चीज़ें चारों अटेम्प्ट में कंटिन्यू ये मेरी हमेशा कंटिन्यू रही, ये continue चीज़ें होती मैंने कभी नहीं छोड़ी। मतलब वो जो चीज़ दिखाते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, आप सुबह मैं 3 बजे उठ गया और मैं अब 8 घंटे 18 घंटे की पढ़ाई के लिए IAS के लिए 3 बजे उठ चुका हूँ। मेरे ख्याल से वो, मैं तो कहीं मानता नहीं कि वो पॉसिबल है, लेकिन आपका क्या व्यूज़ है उस पर कि 3 बजे उठो सुबह और फिर 18 घंटे पढ़ो? मैंने खुद कभी ये नहीं किया, मेरे जो फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं हाँ उन्होंने कभी ये नहीं किया। हाँ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनका हाँ। फोर्थ अटेम्प्ट है, चारों में से एक भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, हाँ बट इतने एक्सटेंड तक तो वो भी नहीं गए। हाँ हाँ उनको मैं कॉल करता हूँ, वो कॉल उठा रहे हैं। हाँ फिक्स है हमारा कि यार 2-3 बजे नींद आती है, 2-3 बजे सो गए, हाँ हाँ ये नहीं कि 3 बजे उठ रहे हैं। मैंने बल्कि लास्ट अटेम्प्ट में इस चीज़ की कोशिश करी थी कि सुबह उठ के पढ़ना अच्छा होता है, हाँ बट अपना तो ब्रेन ऐसा 4 साल में बन गया ना कि हमारे को रात को ही पढ़ना है। हाँ इंजीनियर्स तो रात को ही पढ़ते हैं, तो मेरे को आदत पड़ गई कि रात को ही पढ़ना है। तो फिर मेरे को पता है 3 बजे सो जाओ, हाँ। सुबह 9-10 बजे तक उठ जाओ, हाँ हाँ उसके बाद सारा दिन अपना है। हाँ 10 बजे उठ के कोई सुबह जिम प्रेफर करता है तो शाम को प्रेफर करता है, हाँ
मैं शाम को प्रेफर करता हूँ। जिम की थी आपने 4 साल, 4 साल नहीं, हाँ। जब ये जैसे मैं आई गेंड अराउंड 25 kgs 25 kgs, 1 साल में। हाँ उसमें क्या हुआ था, जिम करते करते हाँ एक बंदा था, उसके हाँ वजह से हल्का सा हाँ मैं सेट मार रहा था हाँ शोल्डर का, हाँ एंड डंबल मेरा एकदम से छूट गया हाँ क्योंकि उसका हाथ लग गया मेरे पे। हाँ हाँ उसकी वजह से मेरे शोल्डर में इशू आ गया था, हाँ हाँ तो वो हल्का सा इंजर्ड था। हाँ बट मैंने रिस्क नहीं लिया कि मेरे को आगे मेंस भी लिखना है, वो भी हाँ लिखना है कि हाँ शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ क्योंकि यहाँ तक दर्द आता है जब मेंस में पेपर हाँ लिखते हैं, हाँ, इतना विगरस यहाँ राइटिंग करनी दर्द होती आता है। है, ये सब ये घिस तो खत्म जाते ही हो हैं, जाती ये है, तो खत्म फिर हो यहाँ पे जाते आने हैं, लगता है हाँ और यहाँ तक चढ़ता है, और मेरे हाँ को हाँ शोल्डर में बिल्कुल हाँ यही प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ तो मैंने फिर उस टाइम पे जिम छोड़ दिया था, हाँ एंड फूडी में था, हाँ, तो फिर वेट गेन भी ये जल्दी दोबारा होना से था। गेन हो गया, उस टाइम पे हाँ फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी, बट फिर हाँ उसको मैंने कंपनसेट किया था कि हाँ मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे हाँ जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था, हाँ उनके साथ मैं शाम को पार्क जाता था, हाँ वी यूज टू वर्क, वी यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स, हाँ दे वर लॉयर्स, तो हाँ वी हैड अ गुड डिस्कशन अबाउट पॉलिटी। हाँ, तो हमारी वॉक भी हो रही है, वी और हैव अ लाइट डिस्कशन, हाँ एंड दैट टू अबाउट समथिंग एकेडमिक या हाँ जो कोई न्यूज में चल रही है, हाँ आपके करंट अफेयर्स भी ब्रश अप हो रहे हैं, हाँ एंड अपने दोस्तों के साथ हैंगआउट भी कर रहे हो, हाँ, वो दोनों चीजें साथ में चल ओपिनियन रही हैं। बिल्डअप होता जा रहा है, ओपिनियन चीज, बिल्डअप हो रहा है क्योंकि हाँ वो लॉयर्स हैं, हाँ वो मेरे को अच्छा आउटलुक दे सकते हैं उस चीज को हाँ हाँ लेके, हाँ 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 उन्होंने मेरे को एक अच्छा आउटलुक दिया, प्लस अगर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन रहेगी, हाँ हाँ, तो दैट इज व्हाट एज अ सिविल सर्वेंट वी नीड। दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। आप कितना एक्सपेंसिव सोच सकते हो, कितनी स्पेरिकल हाँ। थिंकिंग ला सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब लास्ट चीज जो रहती है, रिलेशनशिप क्या रहे थे 4 साल में, या फिर कॉलेज में, या फिर कुछ था छोड़ दिया, यूपीएससी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, सर या मैं फिर कभी परस्यू ही नहीं किया? मेरे वो वाली मोटिवेशन नहीं रहती कि ठीक ठुकरा है। के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। आई वॉज नेवर इन टू हाँ दीज थिंग्स, हाँ बिकॉज ऐसा नहीं कि मतलब जब मैं कॉलेज में था, आई हाँ डोंट मतलब इतना नहीं पढ़ता था मैं। हाँ मैं कॉलेज में पेपर से एक रात पहले जैसा अपन ऑलराउंडर हाँ लगाते हाँ नाइटर लगाते थे हाँ वही चलता था, हाँ पढ़ते उस टाइम पे भी नहीं थे, हाँ, बट पता नहीं क्या मेरा इस तरफ कभी इंक्लिनेशन रहा ही इंक्लिनेशन नहीं। रहा ही नहीं। वेरी गुड। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ में बात करें कि जो अब ट्रेंड चल रहा है इन चीज़ों में, तो आपको अगर सर्कल में बात की हो कभी इस बारे में, तो क्या ये चीज़ें एक तरह से बैरियर होती हैं? यानी क्योंकि नाउ यू आर ए सिविल सर्वेंट, तो यू हैव ए डेवलप्ड ओपिनियन, मतलब एक मेच्योर ओपिनियन हर चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ें क्या एक बैरियर होती हैं, या फिर अगर एक अच्छा पार्टनर हो तो वो एक फैसिलिटेटर भी हो सकती हैं, मतलब एक न्यूट्रल ओपिनियन? मतलब मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, हाँ बट आई हैव सीन पीपल जिन लोगों का रिलेशनशिप भी था, हम्म, उन्होंने फिर भी क्लियर किया। हाँ देर आर पीपल, हाँ मेरी मम्मी मेरे को एक स्टोरी सुनाया करती थी, हाँ उनके लोकेलिटी में एक पर्सन रहता था उनकी मैरिज से पहले, हाँ हाँ उस पर्सन ने अलग से, ही वॉज मैरिड, ही हाँ हैड अ किड, हाँ वो जॉब भी करते थे, हाँ उन्होंने पढ़ने के लिए कि हाँ भाई बच्चा भी है एक छोटा, उसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है, हाँ उन्होंने उसी लोकेलिटी में अपना घर होते हुए एक दूसरा घर लिया रेंट पे, हाँ जहाँ पे वो रहते थे, पढ़ाई करते थे, एंड रात को सिर्फ सोने अपने घर आते थे। हाँ व्हेन अ पर्सन कैन डू दिस, हाँ व्हेन ही हैज अ वाइफ एंड ही हैज अ किड, हाँ तो अगर किसी का सिर्फ रिलेशनशिप है हाँ वो बैरियर बन जाए, आई डोंट बिलीव दैट दिस हाँ हैज टू बी द रीजन। हाँ, वो अपनी वही जैसे सोशल मीडिया वाली थी, हाँ, सेल्फ कंट्रोल एंड योर मोटिवेशन, लाइक सेल्फ यू कंट्रोल, सेड। एंड फिर अगर एक सिविल सर्वेंट अगर कोई बन रहा है, हाँ तो वी नीड दैट पर्सन टू बी मेच्योर, मैच्योर, एंड जो इंसान मेच्योर होगा, हाँ ही विल या शी विल चूज अ गुड पार्टनर, हाँ जो उनको सपोर्ट करे, सपोर्ट करे, कि हाँ अगर आज तू मेरे से मिलने नहीं आया ना, हाँ ब्रेकअप, ये वाला हाँ सीन नहीं होगा। हाँ हाँ दे विल अंडरस्टैंड कि वो पर्सन या तो एंगेज या कहीं पे है, वो पढ़ रहा है, हाँ, दे विल नॉट क्वेश्चन यू, दे विल हम्म, अंडरस्टैंड यू, हम्म, एंड वो अच्छा पार्टनर आई बिलीव अगर होगा, हम्म, तो आप पार्टनर होते हुए भी कर सकते हो। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनर नहीं है तो हाँ, नहीं कर पर्सनल पाओगे, है तो चॉइस नहीं है, कर पाओगे। पर्सनल चॉइस है, बट ये कोई इसका बहाना नहीं बना सकते आप कि हाँ, ये रीजन रहा मेरी नाकामयाबी का। मतलब मैं लास्ट ईयर एक इंटरव्यू देख रहा था, हाँ उसमें एक लेडी थी हाँ जो जब मॉक इंटरव्यू दे रही थी उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, हाँ एंड शी हैड अ ड्यू डेट, हाँ एंड शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड हाँ 1 month before her interview, हाँ and she still gave an interview, हाँ and she cleared the exam. हाँ She was married, she was carrying the person when she was carrying a child when she wrote the mains, हाँ and she even passed the interview हाँ just 1 month after her childbirth. हाँ So when she can do this thing, हाँ, why not other ones? one, definitely. Discussion with Ravish was really fruitful, and seriously, I believe that there are many students who give their 100%, but sometimes what happens is luck is becomes a bigger factor. And what I believe is, you every student out there must know that their turn is going to come. Okay, and it is not whenever your result comes, whenever the list is out, rather than being disappointed, you need to develop this kind of positivity. We talked to Ravish about many things, how he was clear about things, how confident he was. He failed 2 consecutive prelims. Even one failure in prelims sometimes becomes a reason for depression for people. But the person failed 2 prelims, then he failed in mains, and he in the fourth attempt he had his first interview.
and today he has 405 rank and still left with two attempts. So I think the main motive of this toppers talk with Ravish from my side was that whosoever could not find their name in the list this year, I want them to not be disappointed and develop that kind of clarity and motivation with which our student Ravish has worked. Congratulations, Ravish, again. Thank you, sir. And it was really, really a pleasure to talk to you.